हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज का हमारा चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18th सेंचुरी में कैसे राजनीतिक गठन हुए थे और क्या क्या चेंजेस हुए थे, आज हम ये देखेंगे। और ये हमारा 7th क्लास एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, तो इसके बाद हम 8th क्लास की एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं। यहाँ पर इस मैप को देखिए। इस मैप में दिखाया गया है कि मुगल साम्राज्य की सीमा कहाँ तक फैली थी और मुगल साम्राज्य कहाँ कहाँ तक मुगल का विस्तार था। लेकिन जब मुगलों का पतन होने लगा था धीरे धीरे, तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रीय साम्राज्य भी फैलने शुरू हो गए थे जो कि स्वतंत्र होने लगे थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सिख, ये जाट है, ये अवध का है क्षेत्र, मराठा, यहाँ पर हैदराबाद, बंगाल और गुजरात, यहाँ पर मालवा है बीच में। तो ये स्वतंत्र राज्य भी का उदय होने लगा था। तो हम देख लेते हैं एक बार कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटी थी और कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था और मुगल साम्राज्य की सीमाएं बदलनी शुरू हो गई थी। हम यह भी देखेंगे कि 1765 तक हम देखते हैं कि 1765 तक कौन ब्रिटिश सत्ता में आ जाती है। ब्रिटिश अंग्रेजों के जो होता है वो प्रशासन संभालना शुरू कर देते हैं। पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को उन्होंने सफलतापूर्वक हड़प लिया था। और ये मैप हमें दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से बदलनी शुरू हो गई थी। और इस चैप्टर में हम 18th सेंचुरी के पूर्वार्ध यानी कि 1705 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। वहाँ से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, तो उसके दौरान जो उपमहाद्वीप में राजनीतिक शक्तियाँ जो भी बढ़ रही थी, बेसिकली हम 1707 से 1761 के बीच का जो साम्राज्य थे, जो शक्तियाँ बढ़ने लगी थी, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर भी मैप देखिए। इस मैप में क्या दिखाया गया है कि 18वीं शताब्दी के बीच में से ब्रिटिश भारत में आ जाते हैं। और यहाँ देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश ये बंगाल और बांग्लादेश का क्षेत्र हड़पना शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपनी उत्तरी सरकार बना लेते हैं। और बंगाल, सबसे पहले ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा किया था और इन्हें अपना मुख्यालय बनाया था यहीं पर। तो देखिए, आगे देखते हैं कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति क्या है। परवर्ती मुगल वो होंगे जो जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल सत्ता में आने शुरू हुए थे। तो हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर किस तरह से पहुंचा था। उन्होंने बाकी के क्षेत्रीय राज्यों को हराकर उन्होंने अपनी साम्राज्य फैलाया था। और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह की स्थितियां, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। ऐसा बहुत से कारणों के साथ हुआ था। इसके कारण देख लेते हैं कि बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए, जो उन्होंने दक्कन में लड़ाई लड़ी थी वो 1679 में लड़ी थी वहाँ से। तो वहाँ काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चली थी। तो वहाँ के साम्राज्य, उन्होंने अपने साम्राज्य के सैनिक और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो देखिए, ये कॉमन सी बात है कि अगर कोई भी लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी जाएगी तो उसके लिए बहुत सारे सामान की, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, सैनिकों की ज़रूरत होती है। और जब लड़ाई लंबे समय तक चली जाए तो वहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने के शासनकाल में, जो औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठते थे, उनके समय पर साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता फिर समाप्त होने लग गई थी। जब औरंगजेब ने अपना जो संसाधन खत्म करने शुरू कर दिए थे, उनके पास कमी आने लग गई थी। तो उसके बाद के जो भी उत्तराधिकारी थे वो इतने भी शक्तिशाली नहीं थे कि अपना साम्राज्य बढ़ा सकते। तो उनके पास भी बहुत सी उनकी जो कार्यकुशलता थी वो खत्म हो चुकी थी युद्ध करने की और क्षेत्र को
पर कब्जा करने की और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। जो मनसबदार थे वो उनको अपने वश में नहीं रख रहे थे, वो भी अपनी मर्जी कर रहे थे, स्वतंत्र होना चाह रहे थे। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात क्या थे? कुलीन वर्ग, जो जमींदार थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। जो अमीर लोग होते थे, जो दीवानी और फौजदारी थी, वो जमींदार और उच्च वर्ग के जो लोग थे वो ही करते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक शक्तियां मिल गई थी। तो जब किसी को कोई कंट्रोल दे दिया जाता है तो वो खुद को स्वतंत्र मानने लगता है, अपनी मर्जी करने लगता है। तो उनके पास भी राजनीतिक तौर पर आर्थिक और सैनिक शक्तियां मिलने लगी थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण बनाना शुरू किया तो राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। तो देखिए, जो बीच में इकट्ठा करते थे राजस्व, वो जब खुद को मानने लगे कि हम स्वतंत्र हैं, तो जो राजस्व होता था वो राजस्व राजधानी में जो साम्राज्य के वित्तीय विभाग में जाता था वो कम होता जा रहा था, जो भी राजस्व इकट्ठा करते थे। उत्तरी पश्चिम भारत के अनेक हिस्से में जमींदार और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और गंभीर कर दिया था। तो जमींदारी प्रथा से या राजस्व की जो भी नीतियां थी उनकी वजह से आंदोलन भी चल रहे थे, किसान कर रहे थे, किसान और कृषकों द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे और इससे और भी समस्या बढ़ती गई, क्योंकि एक तो पैसा पहले ही उनके पास कम था मुगल साम्राज्य के पास, और ऊपर से आंदोलन बढ़ने शुरू हो गए थे। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध गए थे कि कर बहुत ज्यादा लगाए जाते थे, इसके खिलाफ भी विद्रोह होते थे। और कभी कभी शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। जो सरदार थे बड़े, वो अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहते थे, तो उनके खिलाफ भी बहुत से विद्रोह हुए थे। विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए कर लिया था। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों, अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। तो उन्होंने पहले खुद ही उनको कंट्रोल दिए थे, तो जब उनका कंट्रोल और बढ़ता गया तो फिर जो मुगलों के उत्तराधिकारी थे वो भी इसे बंद नहीं कर सके, इसे रोक नहीं सके थे। तो इनके पास भी इतनी शक्तियां नहीं थी तब। यहाँ देखिए, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक लेखक है, उन्होंने जो मुगल साम्राज्य के वित्तीय दिवालियापन की उन्होंने बताया है कि जो उनके वित्त में जो कमी आई थी तब उनका दिवालिया निकल गया था। तो अपने वर्ड्स में उन्होंने लिखा है कि बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए थे। जो बड़े जमींदार थे उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रह जाते थे, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जबकि वह शाहूकार का कर्जा नहीं चुका देता है। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया कि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है। तो किसानों को पता चल चुका था कि हमारी फसल से ही इनका, हमारी जो भी कर हम देते हैं, हमारी फसल की उत्पादकता से ही इनका जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, ये अमीर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से किसान क्या करता था, फसल तो उगाते थे लेकिन कुछ देते नहीं थे उन्हें, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। तो ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे जिसकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते, घुड़सवारों जो उनके पीछे पीछे चलते, पैसे कहाँ से देंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जब किसान ही किन्हीं जमींदारों को या सूबेदारों को या फौजदारों को कुछ कर नहीं देंगे तो फिर वो जो जमींदार अपने आगे सेना रखते थे वो उनको सैलरी कहाँ से देंगे, उनका जो खाना पीना, जो घुड़सवारों के पैसे जो थे, उनका किराया वगैरह वो कहाँ से देंगे। तो इसी तरह से जमींदारों का और साम्राज्य का दिवालियापन निकल गया था। तो देखिए आगे, इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक जो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी मात्रा में धन दौलत लेकर चला गया था। जो ईरान का शासक था नादिर शाह, इसी बीच में आता है 1739 में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा होता है और ब्रिटिश सत्ता फैलनी शुरू होती है।
तब और वो दिल्ली को लूटकर बहुत सारा धन दौलत लूटकर चला जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक भी आता है, अफगान के भी अहमद शाह अब्दाली। तो देखिए अब जब मध्य एशिया के बीच के लोगों को पता चलना शुरू करता है कि भारत में इतना दौलत है, वहाँ के लोग तो बहुत बेवकूफ़ हैं, या ऐसे है कि हम आसानी से उन्हें लूट सकते हैं, तो उन्होंने एक के बाद एक जो विदेशी आक्रमणकार थे वो आते थे भारत में और आक्रमण करके यहाँ से सारा कुछ लूट कर चले जाते थे। तो पहले कौन आया था? नादिर शाह आता है 1739 में, और फिर अहमद शाह अब्दाली आता है। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था। वो एक बार नहीं बल्कि 5 बार भारत में आया था। कहाँ से कब आया था? 1749 से 1761 से। और ये कहाँ का शासक था? अफगान का। आगे देखिए, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है, उसका वर्णन है। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा था, नादिर शाह के आक्रमण जो भी हुआ था, नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तो मुगलों का जो कोष था, फंड था, उनमें से कैसे धन लूटा था उसके बारे में बताया गया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन और 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और बहुत सारी चीजें जो बेशकीमती थी वो लेकर चला गया। दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। तो यहाँ जो मयूर सिंहासन था वो भी लेकर चला गया था। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन है कि दिल्ली पर और भी आक्रमण हुए हैं। तो देखिए, जहां पर सारा प्रशासन जहां से कंट्रोल किया जाता था, आक्रमण भी वहीं से करते थे। जो कभी मालिक थे अब वे बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर इज्जत दी जाती थी अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता उन्हें। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया था। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह के सुंदर कपड़े पहनते थे, अपना फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे हैं। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वो बेघर होने लगे हैं। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला, वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला था। तो ये नादिर शाह के हमले का वर्णन किया गया है कि उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वहां की हालत कैसे हो चुकी थी। साम्राज्य पर सब ओर से ही दबाव पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना दिया था। ये अभिजात 2 गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। जो तुर्क का, जिनका मूल तुर्क का था। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथी की कठपुतली बने रहे थे। जो औरंगजेब के बाद के जो शासक थे वो इन दोनों में से समूहों के जो कठपुतली बनकर काम करते थे। बेहद अपमानजनक स्थिति थी। और जब 2 मुगल बादशाह, एक फारुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई, तो और भी 2 बादशाह जैसे अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। तो देखिए, ये एक बताया गया है कि जो उन कभी जिनको उन्होंने अपना नियंत्रण दिया था, अपने जो भी विभाग दिए थे, उन्हीं लोगों ने ही एक दूसरे के साथ मिलकर जो बादशाह होते थे उन्हीं को ही अंधा कर दिया और उन्हें मारने की साजिशें करने लगे थे। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार और जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति बना ली थी, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो मैप में हमने देखा था, एक बार और देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, मुगल साम्राज्य का जब पतन हो चुका था तब अवध में, बंगाल में, ये देखिए अवध में शासक जो जमींदार थे वो स्वतंत्र होने लगे थे। बंगाल में यह मराठा का क्षेत्र था और हैदराबाद के निजाम थे जो और यहाँ पर सिख, जाट और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में खुद को स्वतंत्र मानने लगे थे जमींदार और जो उच्च वर्ग के लोग थे। अब आगे देखिए, राजपूतों का उदय कैसे होता है। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में
इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उसके लिए बहुत से प्रयास करने लगे, लड़ाइयाँ लड़ने लगे थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की जो गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा लिए थे। जो ये राजपूत चाहते थे कि हम अपना साम्राज्य फैलाएं। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया था और ये राजपूत जो थे वो सूबेदारी करते थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा स्वाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। और जब बादशाह मुगल बादशाह जहांदार शाह था, उसने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया था। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जे करने की कोशिश की थी। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया था। तो जो राजपूत थे वो धीरे धीरे किसी क्षेत्र की जब सूबेदारी उन्हें मिलती थी तो वहां के क्षेत्र को वो अपने राज्य में मिलाना शुरू कर देते थे। और दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी बना ली थी और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। और 1740 के दशक के राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया था। फिर मराठे आने शुरू हो जाते हैं और जो राजपूतों को दबाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो चित्तौड़गढ़ किला है राजस्थान का, उसके बारे में दिया हुआ है कि कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने थे। जो राजपूत लोग थे, सरदार थे, उन्होंने पहाड़ों की जो चोटियों पर भी किले बनाए थे। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में क्या चीजें होती थी? नगर होते थे, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी मतलब कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। तो ये देखिए ये राजपूतों के द्वारा बनाई गई एक इमारत दिखाई गई है, किला है ये। और इस जो भी बनाते थे अपना जो महल बनाते थे, नगर, उनकी फिर किलेबंदी भी किया करते थे। तो आगे देखिए जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में लिखा हुआ है और ये फारसी वृत्तांत में लिखा है। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे थे और 5 या 6 वर्ष के लिए वो मालवा के सूबेदार। तो राजा जय सिंह लंबे समय तक सूबेदारी करते रहे थे। उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाने थे, भारी मात्रा में धन भी था। धन उन्होंने मुगलों से जो आक्रमण करके जो क्षेत्रीय स्थानों पर आक्रमण करके धन लूटा था, उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। तो ये राजा जय सिंह के बारे में बताया है। यहाँ पर देखिए मेहरानगढ़ किला जोधपुर का है। ये किला ये भी राजपूतों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उन्हें एक बार रीड जरूर करना चाहिए। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्य स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। तो कुछ राजपूत जो शासक थे वो मुगलों का साम्राज्य के नीचे दब चुके थे, वो मुगलों को अपना उनका जो राज्य था वो स्वीकार कर चुके थे, लेकिन मेवाड़ ने उन्हें चुनौती दी थी। जो मेवाड़ के राजा राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे। राणा के पास मुगल अधिराज्यत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वो अपने निर्णय पर दृढ़ रहा था। तो मेवाड़ का जो राजा था उन्होंने चुनौती दी थी मुगलों को। आगे देखिए आज़ादी हासिल करना, इसमें क्या कौन से साम्राज्य का क्या रोल था। सिख के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले सिखों के बारे में। 17वीं शताब्दी के दौरान
सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो चुके थे और इससे पंजाब के जो क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिल रहा था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और पूर्व और उनके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो हम जब देखते हैं पढ़ते हैं पंजाब की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उनमें भी जो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने मुगलों और बाकी जो शासक थे उनके खिलाफ, जो लोगों पर अत्याचार करते थे उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर उनके कारोबार को संभालता है और जो खालसा बनाया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो खालसे का निर्माण किया था, उसकी बागडोर कौन संभालता है फिर? बंदा सिंह बहादुर। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के जो सिक्के थे वो भी चलाए थे, वो भी बनवाए थे, अपने शासन का सार्वभौम बताया था। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्हें अपने प्रशासन की स्थापना कर ली थी, जो सतलुज और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र था उसमें। और 1715 में बंदा सिंह बहादुर को फिर बंदी बना लिया गया और 1716 में उसे मार दिया गया था। तो आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में फिर कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने पहले जत्थों में और फिर बाद मिसलों में संगठित किए थे। उन्होंने पहले अपने जत्थे बनाए थे, ग्रुपिंग की थी और फिर बाद में उन्हें मिसलों का नाम दिया था। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था भी बनाई थी, जिसके राखी व्यवस्था में क्या होता था, किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, कि उनसे 20% उनकी जो उपज होती है वह उनसे ली जाती थी और बदले में उन्हें सेफ्टी या उनकी जो सुरक्षा की जाती थी, उनका संरक्षण किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए पहले, हाँ, अम्बेर के शासक जो सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था। जंतर मंत्र के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो ये बताया गया है कि जो राजपूत थे उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए थे और उनका क्या क्या योगदान था। आगे देखिए, यहाँ एक चित्र देख लीजिए, दिखाया गया 10वें गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह जी का, और उनके साथ उनकी सेना चल रही है, जो भी उनके अनुयायी थे वो, और महाराजा रणजीत सिंह जी की तलवार का ये चित्र दिखाया गया है। तो ये देखिए उनकी तलवार थी। जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो सिख समुदाय के या सिख साम्राज्य के शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने बाद में अंग्रेजों के साथ संधियां भी की थी और फिर जब उनकी मृत्यु होती है तो फिर सिख साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। फिर गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा। खालसा नाम का उन्होंने एक नारा दिया था। अपने संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ विरोध प्रकट करता रहा। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्तीर्ण शब्द वही थे जो बंदा सिंह बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। जो भी खालसा का आदेश था उन्होंने सिक्कों पर उन्हें लिखा जाता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके जो सिंधु से यमुना तक फैला हुआ था, यदि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने विभिन्न सिख समूहों से फिर से एकता कायम की और 1799 में लाहौर में अपनी राजधानी इन्होंने बना ली थी। तो ये सिख साम्राज्य के शक्तिशाली राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। तो आगे देखिए, मराठा का उदय कैसे होता है। मराठा राज्य एक और शक्तिशाली क्षेत्रीय राजा था जो मुगल शासन का लगातार विरोध कर रहे थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना कर ली। गतिशील कृषक पशुचारक
मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया था। और शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही थी, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा किन्हें बोलते थे, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। पुणे मराठा की राजधानी बन गया था। तो मराठों में सबसे शक्तिशाली कौन थे? छत्रपति शिवाजी। तो यहाँ पर देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया है कि 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में जो साउथ है वहाँ पर शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की शुरुआत हुई थी। एक मराठा राज्य, शक्तिशाली राज्य कौन सा? मराठा राज्य। जब आज भी अगर हम मैप देखते हैं तो मराठों का यहाँ पर दक्कन में जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है वहाँ पर उनका उदय हुआ था और वहीं पर उन्होंने अपने राज्य की शुरुआत की थी। शिवाजी का जन्म होता है 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में विजय पथ पर निकल पड़े थे। वो बहुत कम उम्र में ही युद्ध करने निकल पड़े थे। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया गया था, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया था। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया था। वे अपने विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। गुरिल्ला युद्ध कला टेक्निक क्या होती है कि एक ग्रुप है, अगर उन्होंने किसी और साम्राज्य से युद्ध करना होता था तो वो एकदम जाते थे और एक बार में हमला करके उनका जो भी नुकसान था, जो भी होते थे, वो मार काट कर उनको फिर वापस आ जाते थे। तो ये गुरिल्ला युद्ध कला थी कि इंस्टेंट एक्शन कर रहा है, एकदम से तुरंत किसी पर हमला कर देना और उसको संभलने का मौका भी ना देना। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। तो आगे हम देखेंगे कि चौथ और स्वराज्यमुखी क्या है, सरदेशमुखी क्या है। पहले देखिए, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल संगठन सेना का विकास कर लिया था। वो अपनी मराठा लोग अपनी सेना भी बना चुके थे। उनकी सफलता का क्या रहस्य था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे। जहां पर किले बने होते थे वहां पर उनसे युद्ध नहीं करते थे, बल्कि मैदानी क्षेत्रों में युद्ध करते थे और वहां पर अचानक से हमला करके झट से वापस चले जाते थे, चुपचाप निकल जाते थे। रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे मैदानी क्षेत्रों में, तो वहीं पर मुगलों के साथ वो युद्ध करते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका था। उसने धीरे धीरे काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को हानि पहुंचा दी थी। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से फिर छीन लिया गया था और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी, नरेश को। और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का भी अधिकार मिल गया था। तो पहले हम देख लेते हैं चौथ और सरदेशमुखी क्या है। चौथ क्या होता है? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व का 25%। जो जमींदार वसूलते थे कर, भू राजस्व, वो 25%, और दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। जो साउथ का एरिया था वहाँ पर मराठों का साम्राज्य फैल चुका था, तो वहाँ पर मराठा लोग वसूलते थे चौथ। सरदेशमुखी क्या है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10%। जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनको जो भू राजस्व का दिया जाता था हिस्सा, उसमें से 9 से 10% को सरदेशमुखी कहा जाता था। आगे देखिए, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़नी शुरू हो गई थी।
उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक, तमिल और तेलुगु प्रदेशों तक फैल चुके थे मराठा साम्राज्य। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी थी। तो मराठा क्या करते थे, उस पर स्थायी तौर पर अपना शासन नहीं चलाते थे। जिस जगह पर भी कब्जा करते थे वहां से वो भू राजस्व नहीं, वहां से वो रकम ले लेते थे, पैसा धन दौलत इकट्ठा कर लेते थे। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ती थी। मराठियों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो चुके थे। जैसे मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। जो 1761 की पानीपत की लड़ाई होती है उनमें मराठों को किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली थी, क्योंकि वो अपना साम्राज्य फैला रहे थे। लेकिन साम्राज्य भी इसी तरह नहीं फैलाते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कब्जा किया वहां पर बैठ जाते थे, ऐसा नहीं था। जहां पर उन्होंने कब्जा किया वहां से धन दौलत इकट्ठा करते थे और फिर वहां से कई दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। तो अगर देखा जाए मराठों को, आगे हम देखेंगे 8th क्लास में, 8th क्लास की एनसीईआरटी में, कि अगर मराठों की टेक्निक ये ना रही होती कि जो उनके धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते थे, तो ब्रिटिश सत्ता इतनी नहीं फैलती थी। क्योंकि ब्रिटिशों को तो मौका मिल चुका था, जब मराठा लोग धन दौलत इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, तो बाद में क्या था, ब्रिटिश लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया था। तो देखिए, सैन्य अभियानों के साथ, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था तैयार कर ली थी। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता। वे वहां से स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। तो जब उनका शासन था वहां पर किसी जगह पर बन जाता था, कंट्रोल उनके कंट्रोल में आ जाता था, तो वहां से भू राजस्व लेना शुरू कर देते थे। इससे व्यापार को पुनर्जीवित किया गया था, इससे व्यापार भी बढ़ने लगा था। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सकते थे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि की कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। उज्जैन में सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रम में फलता फूलता रहा था। जो सिंधिया थे वो उज्जैन में और होलकर इंदौर में। ये शहर हर तरह से बड़े थे, समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग ओपन होने शुरू हुए। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठा की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया था। जो मराठा की राजधानी, हमने पीछे देखा था कि पुणे राजधानी बनाई थी मराठा ने, और जो रेशमी वस्त्र थे उनको एक मार्केट मिल चुकी थी पुणे में। बुरहानपुर पहला आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसे वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र में को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया था। तो उन्होंने धीरे धीरे इन शहरों को मार्केट बनानी शुरू कर दी थी मराठा लोगों ने। यहाँ देखिए, बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। पेशवा के जो पुत्र थे बाजीराव, वो सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? पेशवा बाजीराव। आगे देखिए, जाटों का क्या योगदान था, जाट लोगों का कैसे शासन बढ़ा था, उनका विस्तार कैसे हुआ था। बाकी राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली थी। अपने नेता चूड़ामन, जाटों के जो नेता थे, चूड़ामन के नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम में
स्थित क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था और 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा, दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था। दिल्ली और आगरा के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर लिया था। कुछ अरसों के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। जाट जो थे वो समृद्ध कृषक थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, वो जो अमीर कृषि थे, और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। जो नादिर शाह थे उसके पुत्र के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 और अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। जो नादिर शाह का पुत्र था जवाहिर शाह, वो भी मुगलों के साथ लड़ता है, लेकिन वो किन से हाथ मिला लेता है? मराठों के साथ, सिखों के साथ, और वो उनकी सेना लेकर मुगलों से युद्ध करता है। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया है, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया था। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हें रूपों के नमूनों में बनाई गई थी। तो उन्होंने भी कुछ बनाए थे, विस्तार किया था, कुछ निर्माण किया था, कुछ महलों का, कुछ इमारतों का। यहाँ देखिए जाटों के बारे में। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुंची थी, जिन्होंने भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया था। सूरजमल जो थे वो जाटों के शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली शासक थे। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उनमें आधुनिक का जो आज के प्रेजेंट के टाइम में हम देखें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए थे, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उनके बनाए हुए किलों में से सबसे ज़्यादा मजबूत किला है। तो यहाँ पर देखिए 18वीं शताब्दी का ये दीग का राजमहल का समूह है और इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन था कि बांग्ला गुंबद पर गौर करिए। यहाँ देखिए गुंबद बना और ये सभागार मुख्य छत पर बना होता था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो जाटों के बारे में हमने पढ़ा था कि जाटों में सबसे शक्तिशाली कौन था? सूरजमल। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, देखिए। सूबेदारी, दल खालसा, मिसल, फौजदारी, इजारादारी, चौथ और सरदेशमुखी। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, ये आप खुद से ट्राई करके देखेंगे कि इनमें जो सही गलत है, कौन से वाक्य सही हैं और कौन से गलत हैं। तो ये आप खुद से कोशिश करेंगे तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम 8th क्लास की एनसीईआरटी के साथ। इसके बाद हम वो पूरी बेसिक एनसीईआरटी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।